तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल यानी कि 11 सितंबर को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। उनके स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आयोजन स्थल झलवा के अलावा संगम क्षेत्र और पूरे मार्ग को सजाया गया है। बताया भी जा रहा है कि महामहिम के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले। राष्ट्रपति इलाहाबाद हाईकोर्ट और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित 3 कार्यक्रमों में सीधे तौर पर हिस्सा लेंगे। तो संगम नगरी में महामहिम रहेंगे। राष्ट्रपति हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित 3 कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। अधिवक्ता एबी सरन के तैलचित्र का भी अनावरण करेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है। इस दावे की हकीकत में बदलने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेताओं से लेकर के राज्य स्तर तक के नेताओं को चुनाव की तैयारियों में जुटा दिया गया है। तो वहीं चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 सितंबर को बीजेपी बूथ विजय अभियान का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि 27,700 शक्ति केंद्रों पर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से वर्चुअल संवाद होगा। तो बेहद खास होने वाला है बीजेपी का मंथन, क्योंकि बूथ स्तर पर बीजेपी ग्राउंड जीरो पर काम करने के लिए जानी जाती है। बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आगाज होने वाला है और बूथ विजय अभियान का आगाज खुद जेपी नड्डा, ऐसा कहा जा रहा है कि वर्चुअली ये आगाज हो सकता है या फिर जेपी नड्डा संभावित है कि वो लखनऊ, राजधानी लखनऊ भी आ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती, इनकी ओर से मुख्तार अंसारी को टिकट देने से साफ तौर पर इनकार के बाद अब एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने बाहुबली विधायक को खुला ऑफर दे दिया है। असीम ने कहा कि जिस मुख्तार अंसारी को कभी मायावती खुद टिकट दिया करती थी, आज वही मुख्तार अंसारी उनके लिए अपराधी बन गया है। और क्या कुछ कहा है असीम वकार ने, सुनिए। पूरे वक्त में उनके साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं और उनका टिकट काट रहे हैं और आज उनको अपराधी कह रहे हैं। मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं कि क्या पहले मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे पिछले चुनाव में? मैं सभी पार्टियों से पूछ रहा हूं कि क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को नया नया ज्ञान मिला है इन लोगों को कि वो अपराधी हैं? और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। और मैं बाकी मुसलमानों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि करोड़ों करोड़ों रुपए का टिकट जाकर इनसे मत खरीदें, अपने पैसे बर्बाद मत करें। जीते ये लोग आपको जीतने नहीं देंगे, ये आपके पैसे भी लेंगे और आपको चुनाव भी हराएंगे। यूपी के कई जिलों में डेंगू और वायरल बुखार से लोगों की जानें जा रही हैं। सैकड़ों बच्चे बुखार से तप रहे हैं। बुखार इतना बढ़ गया है कि सांसें सदमे में आ गई हैं, सासत में आ गई हैं। लेकिन ये डेंगू लोगों की जान लेने को आमादा है। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बुखार से जिंदगी छटपटा रही है। हर शहर के अस्पतालों में बुखार से बच्चे कराह रहे हैं। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज हो रहा है। मां वार्ड में अपने बच्चों के साथ है। पिता वार्ड के बाहर टकटकी लगाए बुखार कम होने का इंतजार कर रहा है। 104 डिग्री बुखार से तप रहे बच्चे को मां टकटकी लगाए निहार रही है। बिस्तर पर बच्चे की एक करवट भी उन्हें बड़ी तसल्ली देती है। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में हलचल है। यहीं सबसे ज्यादा भीड़ भी, यहीं सबसे ज्यादा बेचैनी भी है। हो भी क्यों ना, उनकी जिंदगी की उम्मीद अस्पताल में भरती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल बुखार का आतंक है। यहाँ डेंगू से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन भी मेडिकल कॉलेज में 2 और बच्चों ने दम तोड़ दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिरोजाबाद में अब तक कुल 57 लोगों की मौत हो चुकी है।
जबकि वर्तमान समय में मेडिकल कॉलेज में भर्ती 405 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। यूपी के कई जिलों में डेंगू और वायरल बुखार से लोगों की सांसें सासत में हैं। राजधानी लखनऊ में 2 बच्चों समेत 11 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। मेरठ में 44 लोगों में डेंगू के लक्षण मिले हैं, जबकि जिले में चलाए गए सर्वे अभियान में 306 लोगों में बुखार पाया गया है। बाराबंकी जिले के एक गांव में तो आशा बहू ही डेंगू की चपेट में आ गई। सहारनपुर में अब तक डेंगू के 15 मरीज मिले हैं। बागपत में मलेरिया के 14 और डेंगू के 17 लोगों में लक्षण मिले हैं। मथुरा जिले में वायरल फीवर और डेंगू की वजह से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि शहर के अलग अलग अस्पतालों में 300 से ज्यादा लोगों को भर्ती किया गया है। यूपी के लगभग 2 दर्जन जिलों में डेंगू और वायरल बुखार से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। लगातार हो रही मौतों को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी जांच में डेंगू के D2 स्ट्रेन की पुष्टि की है। ICMR के मुताबिक फिरोजाबाद में ज्यादातर मौतें डेंगू के D2 स्ट्रेन की वजह से हुई। ICMR की स्टडी में सामने आया कि फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा में कई मौतों की वजह डेंगू का D2 स्ट्रेन है। इस स्ट्रेन के कारण रक्त रिसाव होता है, जो जानलेवा साबित होता है। ICMR ने लोगों से अपील की है कि बारिश का सीजन है, ऐसे में कहीं भी पानी जमा न होने दें। आसपास साफ सफाई रखें ताकि मच्छर इकट्ठा न हो सके। डेंगू और वायरल बुखार से यूपी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि अभी भी अलग अलग गांवों में बड़ी आबादी वायरल बुखार की जद में है। जनता टीवी के लिए डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं दूसरी तरफ रामपुर सीट से सांसद आजम खान को एक बार फिर से लखनऊ के मेदांता अस्पताल से सीतापुर के जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आजम खान के खिलाफ कोर्ट में कई केस लंबित हैं। आजम को बीते दिनों पोस्ट कोविड इंस्पेक्शन का शिकार होने के बाद लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अब उनकी तबीयत में सुधार है और आज कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बागपत जनपद में बीजेपी नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री आत्माराम तोमर की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आत्माराम तोमर का शव उन्हीं के घर में बिस्तर पर पड़ा मिला, तो वहीं मौके पर पहुंची कई गाड़ियां गायब मिली हैं। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त जब उनका ड्राइवर विजय उनके आवास पर पहुंचा तो घर का दरवाजा बंद मिला, जिसके बाद जब दरवाजा तोड़कर देखा गया तो कमरे में बेड पर तोमर का शव पड़ा हुआ मिला। ड्राइवर ने घटना की सूचना तत्काल तोमर के परिजनों और पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खुलने के बाद अब आंगनबाड़ी केंद्र भी 16 सितंबर से खोल सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर से आंगनबाड़ी केंद्रों का प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालन करने की तैयारी की है। प्रदेश में कोरोना की पहली लहर की आहट के साथ ही मार्च 2017 के दूसरे सप्ताह से करीबन 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बंद कर दिया गया था। कोरोना की पहली लहर के दौरान ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई। शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूलों के तौर पर संचालित करने का प्रावधान किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने बीते वर्ष से ही आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के तौर पर संचालित करने की तैयारी शुरू कर दी थी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। किसानों ने एक बार फिर से भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने बताया कि उन्होंने 2 दिवसीय बैठक की, जिसमें किसानों का 85 संगठन उनके समर्थन में आया है। उन्होंने कहा कि सभी संगठनों से 27 सितंबर को भारत बंद करने की सहमति बन गई है। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में 5 सितंबर को किसानों ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन भी किया था। तो वहीं बहराइच में कई जगहों पर किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ पोस्टर लगने से सनसनी फैल गई। पोस्टर किसान कर्ज मुक्त अभियान कमेटी नाम के संगठन की ओर से लगाया गया है। आपको बता दें, पोस्टर में राकेश टिकैत को किसान के नाम पर कलंक बताते हुए उन्हें जूते मारने पर 11 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई है।
मैं जैनू ठाकुर, राष्ट्रीय संयोजक किसान कर्ज मुक्त अभियान कमेटी। ये जो पोस्टर लगाए गए हैं हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा बहराइच में, ये हमारे निर्देश पे लगवाए गए हैं और ये किसान संगठन जो चला रहा है, ये किसान नेता राकेश टिकैत, ये राकेश टिकैत नहीं राकेश डकैत है और ये खालिस्तानियों के और हवाला और कांग्रेस के फंडिंग पे चला रहा है। पाकिस्तान से सब फंडिंग हो रही है, उस पे चला रहा है। कोई किसान परेशान नहीं है। मैंने 15 दिन के लिए दौरा भी किया, कोई किसान परेशान नहीं है। हम गांव में जाकर एक एक किसानों से पूछे हैं, कोई किसान परेशान नहीं है। सब मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी कहीं कोई गलत नहीं कर रहे हैं, कोई किसान परेशान। तो वहीं शाहजहांपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पर पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दरअसल यहां के जलालाबाद थाना क्षेत्र में एक युवक फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर बलात्कार के आरोपी को छुड़वाने की कोशिश में था, लेकिन फिलहाल उसकी ये जो कोशिश थी वो कामयाब नहीं हो सकी और पुलिस के हत्थे ये फर्जी आईएएस चढ़ चुका है। संत कबीर नगर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए तालघाट नदी को लेकर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि सभी विपक्षियों की एक साजिश है। तालघाट नदी हमारा मुद्दा है और बीजेपी का एजेंडा रहा है। वहीं 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर बोले कि उनकी तैयारियां पूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सभी मांग, क्योंकि उनका मुद्दा था, उनका भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, हमारी पार्टी का मुद्दा था तालघाट नदी का, जो पिछली सरकारों ने बसपा ने छीन रखा था। हमारे जो मुकदमे थे वापसी के, मैंने कहा भाई हमारे मुकदमे फंसे रहेंगे तो कैसे आपको 2022 में प्रचार करेंगे। और मेरा जो मझवार के नाम से जो संविधान में लिखा हुआ प्रमाण पत्र जारी करने का, सब पर सहमत भारतीय जनता पार्टी थे। इसलिए मैं खुद पहुंच रहा हूं, अभी सब अधिकारियों को बुला रहा हूं और नहीं अगर वहीं यूपी में जहां एक और वायरल फीवर अपना कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस समस्या को और भी विकराल बना दिया है। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में वायरल फीवर से ग्रसित मासूम को लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों ने एक्सपायरी डेट का डीएनएस फ्लूइड चढ़ा दिया, जिसके चलते मासूम की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में भले ही सरकार और स्वास्थ्य विभाग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करते करते थक गए हों, लेकिन स्वास्थ्य महकमे में तेजी से बदलाव करने की कवायद पर यूपी का स्वास्थ्य महकमा खुद उस पर पानी फेरता नजर आ रहा है। मसला चाहे एम्बुलेंस का हो या चाहे हो स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़ा हुआ, कुछ न कुछ गड़बड़ कर स्वास्थ्य महकमा अपनी विचित्र करतूतों से सुर्खियों में आ ही जाता है। लेकिन ऐसी सुर्खियों में आए तो क्या आए जब बात किसी की जान पर बन जाए। एक आम इंसान जब डॉक्टरों और नर्सों पर विश्वास करता है तो वो ये सोचता है कि वो इन हाथों में सुरक्षित है, लेकिन जब वही स्वास्थ्य विभाग लापरवाही करता नजर आए तो समझ जाइए कि कुछ तो अनहोनी होने को है, किसी अपने की जान खतरे में है। एक और वायरल फीवर हर तरफ अपना कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी ने इस समस्या को और भी विकराल बना दिया है। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में वायरल फीवर से ग्रस्त एक मासूम को लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों ने एक्सपायरी डेट का डीएनएस फ्लूइड चढ़ा दिया, जिसके बाद तो पूरे महकमे में ही हड़कंप मच गया। फिर क्या, मौके पर पहुंचते हैं आला अधिकारी, जांच करते हैं और जांच के दौरान दवाई के स्टॉक रूम में पाई जाती है एक्सपायरी डेट की भारी संख्या में डीएनएस आरएल की बोतलें, जिसके बाद अधिकारी की ओर से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश दे दिए जाते हैं। मेरे बड़े बेटे को बुखार आ रहा था, जो कि काफी तेज बुखार आया हुआ था, तो मैं सुबह 5 बजे अपने घर से निकला और 7 बजे मैं जिला अस्पताल कानपुर देहात आया हुआ। यहाँ पर एक एक्सपायर डीएनएस की बोतल, जो कि मई 2021 में एक्सपायर हो चुकी थी, वो मेरे बच्चे को लगा दी गई। ये आपने देखा था कि? जी, मैंने ही देखा हुआ था। फिर मैंने अंदर जो नर्सिंग का भाग है, मैंने उनको सूचित किया कि आपने ये 2021 की बोतल लगा दी है, तब उन्होंने आनंद फानंद में वो बोतल बदली हुई थी। घनघोर लापरवाही है, ये प्रशासनिक पूरी तरीके से लापरवाही है और जो भी व्यक्ति इसमें निरुद्ध है, इनके विपक्ष में कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
वहीं जिला अस्पताल के मुख्य औषधि भंडार गृह में प्रभारी इंद्रपाल भाटिया ने साफ तौर पर इस लापरवाही को नीचे के लोगों की ओर से किए जाने की बात कही है। पूरे मामले पर पल्ला झाड़ दिया। यही नहीं, प्रभारी के पास तो एक्सपायरी डेट की बोतलों की कोई जानकारी भी नहीं थी। बस ये कहकर पल्ला झाड़ते नजर आए कि वो केवल 2 महीने पहले ही इस पद पर तैनात हुए हैं। उनके पास बहुत पहले कभी अगर माल गया हो, वो अगर उनके पास रखा लगे, जैसे माल जाता है एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। हालांकि करना ये चाहिए कि जो शॉर्ट एक्सपायरी है उसको ऊपर कर देना चाहिए, लेकिन ऊपर ना करके उसी के ऊपर दूसरा माल नया एक्सपायरी कर दिया गया। फिर भी चेकिंग करके ही भेजा जाता है, क्योंकि मैंने अभी चार्ज लिए 2 महीने हुए, 2 महीने का ये नहीं गया हुआ। उनको जगह अगर कहीं बहुत पहले मिला होगा, पड़ा होगा, उनके पास रह गया होगा, क्योंकि इधर मैंने चार्ज लिए 2 महीने हुए, 2 महीने में मेरे पास इस एक्सपायरी का कोई माल नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसे बड़ी लापरवाही तो मान रहे हैं, लेकिन सिर्फ कड़ी कार्रवाई का ढोल पीट रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ऐसे में कब तक और कितने समय में कार्रवाई होती है। लेकिन आम आदमी बखूबी जानता है कि कार्रवाई का सिर्फ और सिर्फ ढोल ही पीटा जाता है, कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं की जाती है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। उत्तराखंड के कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कहीं सड़कों पर मलबा है तो कहीं वाहन मलबे की जद में। गांवों का मंजर भयावह हो चला है, लोग रोटी के लिए मोहताज हैं। रिपोर्ट देखिए। रुद्रप्रयाग जिले में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। यहाँ एक और राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश बद्रीनाथ के सिरोपगढ़ में भारी मलबा सड़क पर आने से राजमार्ग बंद होने के साथ ही 1 दर्जन वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं खांखरा खेड़ाखाल खिरसू मार्ग पर भी मलबा आने से मार्ग बंद पड़ा है। विभाग की ओर से लिंक मार्ग को खोलने के लिए अभी तक मशीनों को नहीं भेजा गया। राजमार्ग और लिंक मार्ग के बंद होने से रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। विगत 3 मई से लगातार इस बारिश का सिलसिला जारी है और यहाँ पे ये फतेहपुर में जहाँ हम अभी खड़े हैं, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बादल फटा था और उससे काफी घरों में मलबा घुस गया था। और वर्तमान में लगातार उसके बाद 11 जून, 16 जून और अभी ये आपके 6 तारीख को और आज 9 सितंबर को पुनः फिर ये बारिश का सिलसिला जारी रहा। फिर लोगों के घरों में पानी घुसा और इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि 6 तारीख को जो बारिश हुई है उससे बादलों की गर्जनाहट से हमारे मकानों पर भी दरारें पड़ी हुई हैं। हमने आपदा कंट्रोल रूम को भी सूचित किया था, लेकिन प्रशासन हमारी सुध लेने वाला नहीं है और न ही कोई प्रशासन अमला यहाँ पे पहुंचा कि इस चीज का आकलन करें कि आखिर हुआ क्या है। जिले में 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण जनजीवन पुर गांव के पास और आसपास के कई गांव खतरे की जद में है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक टीम मलबे को हटाने और व्यवस्था को सुधारने में लग गई है, लेकिन लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। जनता टीवी न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया। हरीश रावत का कहना है कि प्रदेश में राज्यपाल के बदलने को लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल रहने पर बेबी रानी मौर्य ने कई मसलों को लेकर सरकार को आगाह किया, चिताया। कई कारणों के चलते उनको इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा है। विवादास्पद मामला आ गया है और जिनको बड़े अरमान से लाए और बड़े बुरे तरीके से, अपमानजनक तरीके से उनको भाजपा विदा कर रही है और उनके ऊपर नाना प्रकार के आरोप जो है चर्चा में लाए जा रहे हैं, वो दुखद है। जबकि मुझे मालूम ये पड़ा है कि उन्होंने कुछ मामलों में
राज्य सरकार को सावधान किया था कि तुम अमुक अमुक चीजें गलत कर रहे हो, इसका परिणाम बुरा हो सकता है। अब क्या सत्यता है, मुक्त विश्वविद्यालय में कौन दोषी है, ये सब चीजें हैं जो सबके दिमाग को मथ। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।